Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss a very important topic, which is torque acting on an electric dipole placed in a uniform electric field and different orientations of the electric dipole in the uniform electric field, and in last, solutions to NCERT text problem 1.10, which is based on the formula of torque acting on the electric dipole in a uniform electric field. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का। उस टॉपिक का नाम है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तथा इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट ओरिएंटेशंस, जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से डिफरेंट एंगल पर रखा जाए तो टॉर्क का वैल्यूज क्या होगा उन सिचुएशंस में, तथा अंत में एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम 1.10 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Let us suppose an electric dipole AB of charge minus plus q, electric dipole moment a small p vector and length 2a, or it can be taken as 2l also, is placed in a uniform electric field at angle theta to the direction of electric field at any instant. सपोज किया जाए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, जिसका चार्जेज हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तथा डाइपोल का लेंथ 2a है, 2 स्मॉल ए, इसे 2l भी सपोज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ 2a या 2l सपोज किया जाता है, और यह डाइपोल ए बी जिसके चार्जेज हैं माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, लेंथ 2l है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी वेक्टर, वह इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइंस के द्वारा। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो इक्वल डिस्टेंस पर हों, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इसी ढंग से इक्वी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बराबर दूरियों पर, बराबर डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। तो सपोज किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग है, यहाँ लिया गया है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरियों पर पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर सिंबल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम में। अब सपोज किया जाए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से किसी समय यह डाइपोल सपोज किया जाता है थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर झुका हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। और डाइपोल के, जिसका नाम डाइपोल का ए बी है, इसके डाइपोल के 2 चार्जेज हैं। एक है ए पर माइनस क्यू चार्ज, ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज, और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज। और चूँकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, 2 चार्जेज होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन नेचर अपोजिट होता है, मतलब साइन अपोजिट होता है। एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू और दूसरे पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज एक फाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। और लेंथ ऑफ द डाइपोल इज यूजुअली टेकन एज 2l और 2a। यहाँ सपोज किया जाए कि लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना है? 2 स्मॉल ए, तो
ए पर माइनस क्यू चार्ज है, डाइपोल के ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, ए हो गया। अब फिर सेंटर से फिर बी पॉइंट पर सेकेंड चार्ज है डाइपोल का प्लस क्यू, उसका डिस्टेंस भी कितना होगा, ए होगा। इस प्रकार टोटल लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए प्लस ए इक्वल टू 2 स्मॉल ए। इसे एल प्लस एल 12 भी, मतलब 12 भी डाइपोल का लेंथ लिया जाता है, लेकिन इस डायग्राम में, इस केस में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लेंथ को 2a सपोज किया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कितने एंगल पर है डाइपोल, झुका हुआ है, इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जानते हैं कि कोई चार्ज अगर क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर सिचुएटेड होता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वह चार्ज एक्सपीरियंस करेगा क्यू, उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज एनी चार्ज क्यू प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो वह फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तो ए पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा एफ माइनस क्यू मीन्स सफिक्स में माइनस क्यू देंगे, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन चार्ज माइनस क्यू। तो एफ माइनस क्यू इजकल टू माइनस क्यू इंटू ई। इस निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह फोर्स हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ए ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। और बी, अब डाइपोल के बी पॉइंट पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इस पर कितना, यह चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फिर से वही फार्मूला एफ इजकल टू क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू ई। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट बी ऑफ द डाइपोल इज एफ प्लस क्यू इजकल टू प्लस क्यू इंटू ई, प्लस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई धनात्मक चार्ज है प्लस क्यू, तो वह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर। और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस प्रकार अब इस डाइपोल पर, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है और किसी समय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे इक्वी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। बराबर दूरियों पर स्थित जो क्षैतिज रेखाएं हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब नेट फोर्स कितना काम करेगा डाइपोल पर, नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल कितना हो गया, माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, दैट इज 0। इस प्रकार इलेक्ट्रिक डाइपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड होगा, उस पर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, 0। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पर कोई मोशन नहीं होगा, इसलिए कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। So here electric force acting on charge minus q of the dipole is F minus q, सिंबल से डिनोट किया गया है। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी के पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज सिचुएटेड है, और चूंकि यह डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है, स्थित है, तो यह फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स अनुभव करेगा। माइनस क्यू चार्ज कितना करेगा, उस चार्ज में, माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस क्यू इंटू ई। तो एफ माइनस क्यू इजकल टू माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। This is equation number 1, say, and direction of this force is opposite to the direction of electric field, that is along negative x axis। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन कौन होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डाइपोल के ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो ये अपोजिट टू ई वेक्टर, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, कैपिटल ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। And force acting on positive charge of the electric dipole, that is represented by the symbol F vector plus Q is equal to plus Q into E vector। ये इक्वेशन नंबर 2, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2। और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डाइपोल का और फोर्स का जो डायरेक्शन है वह लेफ्ट टू राइट, मतलब पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग ही रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग होता है।
तो इसका डायरेक्शन हो गया एफ प्लस क्यू का, डाइपोल के इलेक्ट्रिक डाइपोल के बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स है, तो उसका डायरेक्शन किधर हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, अलोंग ई वेक्टर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। अब नेट फोर्स एक्टिंग, नेट मीन्स टोटल फोर्स, नेट और टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल equals to F minus Q plus F plus Q, that is minus QE vector. Charge is a scalar but electric field is a vector quantity, plus minus QE plus QE, that is minus QE plus QE क्या हो गया, 0 हो गया. This is equation number 3. Let it is equation number 3. That means net force, total force acting on the electric dipole is 0. So there is no translatory motion, no rectilinear motion of the इलेक्ट्रिक डाइपोल. मतलब सरल रेखा में, सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा. लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं माइनस क्यू चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल सिचुएटेड है उसके नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स है माइनस क्यू ई, एफ माइनस क्यू, इसे रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर माइनस क्यू से. तो माइनस क्यू ई तथा बी पॉइंट पर जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एफ वेक्टर प्लस क्यू. तो उसका डायरेक्शन क्या है, प्लस क्यू ई, जिसका वैल्यू प्लस क्यू ई है. और दोनों एक दूसरे के क्या है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, दोनों का मोड सेम है. एफ माइनस क्यू वेक्टर एंड एफ वेक्टर माइनस क्यू एंड एफ वेक्टर प्लस क्यू, दोनों का मोड सेम है. मोड कितना होगा, माइनस क्यू ई का मोड और प्लस क्यू ई का मोड, दोनों का मोड क्यू ई होगा. लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलग अलग पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं. तो अगर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर एक ही बॉडी पर दो डिफरेंट पॉइंट पर, दो डिफरेंट पोजीशन पर या पॉइंट्स पर एक्ट करते हैं तो एक कपुल का फॉर्मेशन करता है. और मोमेंट ऑफ द कपुल, दैट कपुल इज कॉल्ड टॉर्क. तो यहाँ पर भी दोनों फोर्सेस एक कपुल का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई. और यह कपुल का जो मोमेंट होगा टॉर्क होगा, और यह कपुल, मोमेंट ऑफ द कपुल, दैट मीन्स टॉर्क ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल along anti-clockwise, in the clockwise direction. That is torque acting on the dipole tries to align the electric dipole along the direction of electric field. That is, the torque tries to bring the electric dipole along the direction of electric field. टॉर्क का वर्क क्या होगा, टॉर्क चूँकि ट्रांसलेटरी मोशन तो डाइपोल का होगा नहीं, क्योंकि नेट फोर्स 0 है डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में. लेकिन ये दोनों जो फोर्सेस हैं, माइनस क्यू ई वेक्टर एंड प्लस क्यू ई वेक्टर, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो इसलिए कपुल का फॉर्मेशन करते हैं. और यह कपुल इस डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करेगा, ट्राई करेगा, जिससे कि यह डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग आ जाए. तो इसलिए टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और राइट हैंडेड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल से, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होगा, मतलब ओरिएंटेशन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. इसलिए थंब किधर जा रहा है, थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड. सो टॉर्क का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये डाउनवर्ड मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क का डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंडेड स्क्रू रूल से. इस ढंग से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चूँकि कपुल एक्ट करेगा, तो कर्ल फिंगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर मैंने फिंगर्स को, स्ट्रेच फिंगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल किया जाए, तो थंब किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड. दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यही टॉर्क का वर्क है. अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ द कपुल, मतलब दोनों फोर्सेस, दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों बोथ चार्जेज, मतलब माइनस क्यू तथा प्लस क्यू पर एक्ट कर रहे हैं. तो इनके बीच का मतलब टॉर्क, मोमेंट ऑफ दोनों, ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो कपुल का फॉर्मेशन किया. एंड मोमेंट ऑफ कपुल कैसे मालूम होगा, मोमेंट ऑफ द कपुल इज द टॉर्क. और वह कैसे मालूम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मालूम होगा, कैसे ऑब्टेन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बोथ चार्जेज माइनस क्यू तथा प्लस क्यू पर फोर्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग. माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, एफ वेक्टर माइनस क्यू का, मतलब माइनस क्यू ई का डायरेक्शन है. और बी पर
डाइपोल के बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है एफ प्लस क्यू, उसका डायरेक्शन एफ प्लस क्यू इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक प्लस एक्स डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, माने वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो अब यहाँ से ए को, मतलब ये जो फोर्स है एफ माइनस क्यू, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया जाए, और इसको मतलब इस लाइन को, मतलब ये जो फोर्स है मतलब प्लस क्यू ई, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉन किया जाए, तो इसको नीचे की ओर प्रोड्यूस किया जाए। तो इस प्रकार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया दोनों फोर्स के बीच का, क्योंकि दोनों फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा प्लस एक्सिस के लॉन्ग। तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग। और यह हो गया, सपोज किया जाए बी एन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। टू हॉरिजॉन्टल मीन्स एंटी पैरेलल फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एन हो गया, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2a sin थीटा। कैसे 2a sin थीटा होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से ओरिएंटेशन कितना है डाइपोल का, किसी इंस्टेंट किसी समय थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा? इस लाइन को जो प्रोड्यूस किया है फोर्स, निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन है निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग, तो इस लाइन को, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग प्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्टेन किया जा सके। तो अब ये यहाँ पर एंगल कितना फॉर्म होगा? मतलब एन हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब क्योंकि इस फोर्स को प्रोड्यूस किया गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, तो यहाँ पर कितना एंगल फॉर्म होगा? ये एंगल और ये एंगल ज्योमेट्री से दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ऑब्लिक लाइन अगर क्रॉस करता है तो उस सिचुएशन में ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा यहाँ पर। एन डायरेक्शन से डाइपोल का, एन मतलब एन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से डाइपोल का ए पॉइंट, डाइपोल का लेंथ जितना एंगल ए पॉइंट पर फॉर्म कर रहा है वो भी कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल का सेंटर ओ पर, सेंटर ओ से मतलब पास करने वाला जो लाइन है, जिसके लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसके लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है डायरेक्शन को, तो वह कितना एंगल फॉर्म करता है? यह डाइपोल का लेंथ मतलब ए बी फॉर्म करता है ई के डायरेक्शन से थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा फ्रॉम द ज्योमेट्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अब ए एन बी क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि बी एन क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल हो गया 90। तो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? बी एन, हाइपोटेनस कौन हो गया? ए बी। और ए बी का लेंथ कितना है डाइपोल का लेंथ? ए प्लस ए 2a, तो 2a और बी एन इजकल टू क्या हो जाएगा? मतलब साइन थीटा इजकल टू बी एन अपॉन ए बी इज 2a, सो बी एन इजकल टू 2a साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? हम ज्योमेट्री के हेल्प से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्टेन कर लिए, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द मोमेंट ऑफ द कपल। सो टॉर्क को किस सिंबल से डिनोट किया जाएगा? टॉर्क को टॉ सिंबल से, टी को थोड़ा सा टेढ़ा करके, बेंड करके, और सी वेक्टर, सी फॉर कपुल, सी वेक्टर सिंबल से भी टॉर्क को डिनोट किया जाता है। सो टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल in the uniform electric field is electric dipole. This is the diagram, figure number 1 is given by, this is the magnitude of torque, tau equals to magnitude of either forces. Torque निकलेगा कैसे? magnitude of either forces. तो either forces का मतलब माइनस क्यू ई, डाइपोल पर जो दो फोर्सेस एक कर रहे हैं, एफ माइनस क्यू ई, और दूसरा क्या है? प्लस क्यू चार्ज पर प्लस क्यू ई। तो दोनों में से किसी भी चार्ज दोनों में से किसी भी फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, माइनस क्यू ई का मॉड और प्लस क्यू ई का मॉड कितना हो जाएगा? दोनों का मॉड, माइनस क्यू ई का मॉड और प्लस क्यू ई का मॉड क्यू ही होगा, क्यू इंटू ई, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है एंटी पैरेलल, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो गया दोनों फोर्स के बीच में? बी एन। तो क्यू ई इंटू magnitude of either forces multiplied by Bn. This is the magnitude of torque acting on the electric dipole in the uniform electric field. QE into Bn, QE and Bn is, Bn हमने obtain किया perpendicular distance 2a sin theta, 2a sin theta. Now Q into 2a, product of magnitude of either charges of the electric dipole multiplied by electric dipole length is a vector quantity which is called electric dipole moment. Here Q into 2a is the magnitude of electric dipole moment. We can write it as P. Q into 2a को क्या लिखेंगे? P
P इंटू ई, अब क्या बचा, Q इंटू 2 P हो गया इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू ई साइन थीटा, P साइन थीटा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द एक्सप्रेशन इज टॉ इजकल टू, इसे टॉ पढ़ा जाता है इस सिंबल को, P साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल P साइन थीटा। अब इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर Q इंटू 2A इज द, Q इंटू 2L इज द, Q इंटू 2A, अगर डाइपोल का लेंथ 2L लिया जाता तो Q इंटू 2L हो जाता। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाई द सिंबल P, स्मॉल p वेक्टर, स्मॉल p, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो केवल स्मॉल p डिनोट किया गया है सिंबल से। वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन किधर होता है, माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज माइनस Q टुवार्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ही डायरेक्शन होगा डाइपोल के लेंथ AB के अलॉन्ग नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दिस इज P वेक्टर, this is electric dipole moment which is directed from minus Q charge to plus Q charge, and it makes angle theta to direction of electric field at any instant। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ कितना इंक्लिनेशन है, कितना ओरिएंटेशन है, थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड D। टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना हो गया, P साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल E, both are vector quantities। So in vector form we can represent this expression for torque as tau is equal to P sin theta। we can write in vector form equation, in the vector form equation 4 can be written as, in vector form equation 4 which is the expression for torque acting on the electric dipole in uniform electric field, which is tau is equal to P sin theta, a small p capital E into sin theta, where theta is the angle between electric dipole moment P and electric field E vector E। So in vector form equation 4 can be written as tau is equal to tau vector equals to P vector, a small p vector into E vector। ये वेक्टर फॉर्म है, इसे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी अक्सर पूछा जाता है। टॉ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, थर्ड ऑप्शन हो सकता है P वेक्टर अपॉन E वेक्टर, एंड फोर्थ ऑप्शन हो सकता है E वेक्टर अपॉन P वेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इन द वेक्टर फॉर्म टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टॉ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू AB sin थीटा। इन प्लेस ऑफ A वेक्टर देयर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर डिनोटेड बाई सिंबल ऑफ स्मॉल p वेक्टर, एंड इन प्लेस ऑफ B वेक्टर इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विच इज कैपिटल E वेक्टर। इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट जब लिखा जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, तो मॉड ऑफ P वेक्टर इंटू साइन थीटा, दैट इज P साइन थीटा। तो P साइन थीटा को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टॉ वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और यह डेरिवेशन बहुत ही, टॉर्क का जो डेरिवेशन है, टॉर्क इक्वल टू P साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक्ट करने वाला जो टॉर्क है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चाहे वह CBSE 12 बोर्ड एग्जाम हो या 12th डिफरेंट स्टेट्स बोर्ड्स एग्जामिनेशंस हो। 2020 एग्जाम में क्लास 12 CBSE 12 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल इंडिया में इसे पूछा गया था। लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट 1 में, लॉन्ग क्वेश्चन के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पार्ट 1 में पूछा गया था, और सेकेंड पार्ट में प्रॉब्लम था। 3 मार्क्स में इसे पूछा गया था, 2 मार्क्स का प्रॉब्लम था। तो CBSE बोर्ड में भी 1-2 साल के इंटरवल पर बराबर यह टॉपिक पूछा जाता है। और उस प्रश्न में यह भी था कि टॉर्क का एक्सप्रेशन तो डिराइव करना ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। इसके अलावा यह था कि टॉर्क का वैल्यू कब मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क एक्ट करता है P साइन थीटा, जिसका एक्सप्रेशन टॉ इक्वल टू P साइन थीटा, उसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा और मैक्सिमम का हाफ कब होगा। तो इसे 2020 एग्जाम में भी पूछा गया था। या इसके अलावा भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कितना टॉर्क होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डाइपोल का, उसमें कितना टॉर्क एक्ट करेगा। कभी कभी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में इसे भी पूछा गया है, और इसे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक डाइपोल को और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट किया जाए।
तो वैसा भी क्वेश्चन होता है। तो अब हम लोग इसके बाद टॉर्क का एक्सप्रेशन, टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक्ट करने वाले क्रियाशील टॉर्क का एक्सप्रेशन मालूम करने के बाद अब इसका हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट ओरिएंटेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने एंगल पर, मतलब कब डाइपोल का पर टॉर्क 0 होगा और कब डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा और कब मैक्सिमम फोर्स का हाफ करेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में इस ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। Now we have to discuss different orientations of an electric dipole in a uniform electric field. अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफरेंट भिन्न भिन्न झुकाव क्या होगा, भिन्न भिन्न झुकाव कोण पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से डाइपोल को अलग अलग एंगल पर रखा जाता है तो उस सिचुएशन में टॉर्क पर कितना फोर्स, उस डाइपोल पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा, मतलब वह डाइपोल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अलग अलग या डिफरेंट एंगल्स पर, ओरिएंटेशंस पर रखा जाए। तो सबसे पहले इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, स्मॉल पी वेक्टर एंड कैपिटल ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तथा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है तो यह 0 हो जाए। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाए, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में लाइन करें। और इसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्रियाशील, उस पर जो टॉर्क एक्ट करता है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग लाने का प्रयास करता है। तो इस केस को जब थीटा इक्वल टू 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया और या सेम डायरेक्शन में हो गया, तो इस सिचुएशन को अस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यह इलेक्ट्रिक डाइपोल का अस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब दैट इज इन द अस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अस्टेबल इक्विलिब्रियम in the stable equilibrium of the electric dipole। और कभी कभी 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में, पार्टिकुलरली CBSE एग्जामिनेशंस में इस सिचुएशन को डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और डाइपोल भी इसी के अलोंग, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इसी के अलोंग है, मतलब ई वेक्टर के पैरेलल आ गया। डाइपोल ए बी है, ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है, और सेंटर है डाइपोल का, वो लेंथ है ए प्लस ए 2a, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी हो गया किधर, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर। तो इस प्रकार पी वेक्टर का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यह थीटा इक्वल टू 0 हो गया। फर्स्ट सिचुएशन इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम भी का केस भी कहा जाता है। तो थीटा इक्वल टू 0 के केस में दैट इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंटेड है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग पी वेक्टर का भी डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। Therefore, from equation 4, last equation, which is the expression for torque acting on the electric dipole in a uniform electric field, and it was tau is equal to p sin theta. So hence equation 4 becomes थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए टॉर्क के एक्सप्रेशन में, इक्वेशन 4 becomes, तब कितना टॉर्क एक्ट करेगा तो मालूम हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में tau is equal to p sin theta था, p sin theta is equal to 0 डिग्री, sin 0 is equal to 0, that is p into 0, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, that is 0। टॉर्क कितना हो गया, 0 हो गया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कितना टॉर्क काम करेगा, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल आ गया,
उसी डायरेक्शन में के अलॉन्ग आ गया तो इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है डाइपोल का। और उस सिचुएशन में डाइपोल पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि टॉर्क का काम ही है, टॉर्क का वर्क ही यह है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग ला दे। तो इस प्रकार टॉर्क इक्वल टू जीरो, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज जीरो इन द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज इफ थीटा इक्वल टू जीरो। अब 2020 के क्लास 12 का CBSE फिजिक्स के पेपर में यह पूछा गया था टॉर्क का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के बाद टेल के रूप में कि डाइपोल पर कब फोर्स मैक्सिमम, मतलब डाइपोल कब मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, किस सिचुएशन में, और कब मैक्सिमम टॉर्क का हाफ करेगा। तो उन दोनों का आंसर भी इसमें ऑब्टेन हो जाएगा। एक अदर ओरिएंटेशन लेना होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के अलावा। तो इफ थीटा इक्वल टू 90 ले लिया जाए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो यह केस हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसे इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन के द्वारा बराबर दूरियों पर क्षैतिज रेखाओं के द्वारा, हॉरिजॉन्टल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब डाइपोल कहाँ है, डाइपोल का पोजीशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो ये सपोज किया जाए डाइपोल का ए पॉइंट है नीचे में, एंड ऊपर में पॉइंट बी है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ ए पर माइनस क्यू चार्ज था। ये ओ सेंटर हो गया डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर हो गया, फ्रॉम ए टू बी, माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, ये पी वेक्टर हो गया। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से डाइपोल कितने एंगल पर है, 90 पर है वर्टिकल। मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग, और डाइपोल वर्टिकल डायरेक्शन में है माने वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो थीटा इक्वल टू 0। और इस डायग्राम को भी, ये फिगर 1 तो था, फिगर 2 हो गया, ये फिगर 3 हो गया। इस ओरिएंटेशन को भी दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया है फिगर 3 में, जब डाइपोल को दिखाया गया है बी के द्वारा। ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसको डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। तो इस सिचुएशन में जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम टॉर्क होगा, जो प्रश्न में पूछा गया था 2020 एग्जाम CBSE 12 के फिजिक्स के पेपर में। तो इफ थीटा इक्वल टू 90 देन दैट इज पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो जिसे पी वेक्टर परपेंडिकुलर, सिंबल परपेंडिकुलर का टू ई वेक्टर। देन इक्वेशन अगेन फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इज इक्वल टू 90 sin 91, that is P into E, a small p into E, a small p is the magnitude of electric dipole moment and capital E the electric field intensity। और ये क्या है, टॉ मैक्स हो गया, मतलब इसको टॉ दे करके नीचे मैक्स कर देंगे, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉ तो है ही फॉर्मूला में, तो टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा 90 तो पी साइन 91 दैट इज ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया, पी जिसे टॉ मैक्स सिंबल से डिनोट किया गया है, ये मैक्सिमम टॉर्क है। यह प्रश्न में पूछा गया था कि मैक्सिमम टॉर्क कब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कब करेगा, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर दिखाया गया है, क्योंकि ये पॉइंट माइनस क्यू चार्ज नीचे है और प्लस क्यू चार्ज ऊपर है। तो दिस इज मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल if theta is equal to, if orientation of the electric dipole from the direction of electric field is 90 डिग्री। नाउ अब उस क्वेश्चन के एक और पार्ट में था कि मैक्सिमम टॉर्क का आधा हाफ कब एक्सपीरियंस करेगा डाइपोल। तो उसके लिए एक अलग ओरिएंटेशन फिर से लेना होगा, एक अलग एंगल पर डाइपोल को रखना होगा। तो इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, सिंस साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, इसलिए पी अपॉन हाफ होगा, जो कि प्रश्न में भी था, पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल कब मैक्सिमम टॉर्क का मतलब टॉ मैक्स का हाफ एक्सपीरियंस करेगा। तो इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री को भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसे हॉरिजॉन्टल इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरियों पर हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कितने एंगल पर है? ए बी डाइपोल है, ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? 30 डिग्री पर। तो इसे डायग्राम से भी इंडिकेट किया गया, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशंस के फीस के पेपर में, 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस के पेपर में, खासकर पार्टिकुलरली सीबीएसई बोर्ड में, डायरेक्शन को भी इंडिकेट करने के लिए, मतलब डाइपोल का डिफरेंट ओरिएंटेशंस को भी डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है, प्रश्न में पूछा जाता है। तो ये हो गया डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कितने एंगल पर है? 30 डिग्री पर है। तो थीटा इज इक्वल टू, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन इक्वेशन 4 बिकम्स, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है। तो पी साइन 30 हाफ, दैट इज टॉ इज इक्वल टू, पी कितना था? पी को हमने रिप्रेजेंट किया था टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स बाई हाफ, पी बाई हाफ, दैट इज, जब ओरिएंटेशन 30 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री पर होगा, तो उस सिचुएशन में उस डाइपोल पर टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क का हाफ एक्सपीरियंस्ड होगा, अनुभव होगा। वह टॉर्क मतलब वह डाइपोल मैक्सिमम टॉर्क मतलब पी का हाफ, मतलब आधा उसका एक्सपीरियंस करेगा। कब? जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड हो, जिसे इस फिगर 4 में रिप्रेजेंट किया गया। सो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इन दिस केस व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री, देन टॉ इज इक्वल टू पी बाई 2, दैट इज पी इज टाउ मैक्स बाई 2, मैक्सिमम टॉर्क का आधा हो गया, हाफ हो गया। एंड नाउ फाइनल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 degree, which is the case of unstable equilibrium. So, if theta is equal to 180 degree, then electric dipole is opposite to the direction of electric field. That is, angle between, मतलब electric dipole moment and electric field will be anti-parallel in that case. So, if the electric dipole is rotated through angle 180 degree from the initial position, then it is called unstable equilibrium. So case number 4 is, it is fourth orientation of the electric dipole. If theta is equal to 180 degree, that is p vector, electric dipole moment p vector and electric field E, capital E vector are anti-parallel, that is opposite to each other. That is the case of unstable equilibrium of the electric dipole. Unstable इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैग्नेट के केस में भी और मैग्नेटिक डाइपोल के केस में भी होता है। उसको हम लोग चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे। दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसे भी डायग्राम से स्केच किया जा सकता है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? लेफ्ट टू राइट, मतलब पॉजिटिव एक्सेसिस के लॉन्ग। ई वेक्टर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वी डिस्टेंस, बराबर दूरियों पर पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल है, तो डाइपोल को हमने सपोज किया था ए बी, तो वह डाइपोल अब क्या होगा? अब ए इंडेक्स का मतलब माइनस क्यू चार्ज जब आ जाएगा अब राइट डायरेक्शन में, तो ये माइनस क्यू हो गया, और बी आ जाएगा, चूँकि डाइपोल को 180 इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 180 से रोटेट करा दिया जाए। पहले क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में अगर थीटा 0 था, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल था, मतलब डाइपोल का ए माइनस क्यू चार्ज लेफ्ट साइड में था और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज राइट डायरेक्शन में। अब चूँकि डाइपोल को 180 से रोटेट करा दिए, तो थीटा इज इक्वल टू 0 के केस से, मतलब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के एलोंग था, तो उसके जस्ट अपोजिट मतलब 180 से रोटेट किए, तो अब बी इंड किधर आ गया? पहले इंड मतलब बी इंड था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के एलोंग, और ए इंड था मतलब लेफ्ट साइड में, तो अब ए इंड राइट साइड में आ गया, माने माइनस क्यू चार्ज जब आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मतलब राइट डायरेक्शन में, और लेफ्ट डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो गया? अब माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज, तो ये एंटी पैरेलल हो गया, मतलब ये पी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया किधर? माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया राइट टू लेफ्ट।
दैट इज पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर अब डाइपोल चूँकि 180 से रोटेट करा दिया गया, तो अब नेगेटिव चार्ज राइट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग। इस प्रकार दोनों एंटी पैरेलल हो गया। तो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज फिगर नंबर 5। एक फिगर फर्स्ट फिगर था जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से किसी एंगल थीटा पर रखा गया था, फर्स्ट केस में, इनिशियल केस में। So in this case, if theta is equal to 180 degree, that is the unstable equilibrium of the electric dipole. In this case, electric dipole moment P vector is anti-parallel to the electric field intensity, direction of electric field. So equation, again from equation 4 becomes tau is equal to PE sin 180 degree, and sin 180 degree is again 0. तो P इंटू साइन 180 भी 0 होता है, डेट इज 0। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अगेन 0, दैट इज इन द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल, एंड ऑल्सो इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। In both cases, torque acting on the electric dipole is 0। और इस प्रकार ये डिफरेंट ओरिएंटेशंस का केस इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो 4 केसेस हमने डिस्कस किया, तो उसमें जब थीटा इक्वल टू 90 था, मतलब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, टॉ मैक्स इक्वल टू पी स्मॉल p इंटू कैपिटल ई। और मैक्सिमम टॉर्क का हाफ कब था, सेकंड केस में लिया जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री से एंगल पर झुका हो, इंक्लाइंड हो। तो उस सिचुएशन में मतलब टॉर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक डाइपोल, वह इलेक्ट्रिक डाइपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है, वह टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा कितना, मैक्सिमम टॉर्क का हाफ, दैट इज P/2। और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में टॉर्क इक्वल टू 0, एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में भी टॉर्क इक्वल टू 0। तो ये 4 डिफरेंट ओरिएंटेशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि इस वीडियो में डिस्कस करना भी था। अब इसके बाद टॉर्क का जो फार्मूला है, टॉर्क इक्वल टू टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा, मतलब टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस पर प्रॉब्लम NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम, उस फार्मूला पर बेस्ड एक NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम है, कौन सा, 1.10, जिसका सॉल्यूशन करना है। और प्रॉब्लम है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb, and the electric dipole is inclined at angle 30 degree to the direction of electric field, then calculate the torque acting on the electric dipole, जिसे आप लोग NCERT टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1.10 मतलब 1.10 का NCERT टेक्स्ट बुक नंबर 1 का। तो सॉल्यूशन है NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 1.10, दैट इज 1.10। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने पढ़ा और उसे आप लोग बुक से देख सकते हैं, मैंने उसे मेमोरी के आधार पर पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, दैट इज इट इज गिवन P इज द स्मॉल p इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। सिंबल CM, C अलग, कैपिटल C स्मॉल m, C फॉर कूलम, M फॉर मीटर, कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, जिसमें डाइपोल सिचुएटेड है, कितने एंगल पर, कितने ओरिएंटेशन पर है इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री पर,
और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एंड थीटा कितना है ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से डाइपोल कितने एंगल पर है 30 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का 30 डिग्री का केस अभी हम लोगों ने देखा, डिस्कस भी किया था, जिसमें टॉर्क कितना होता है मैक्सिमम टॉर्क का हाफ होता है। तो उस फॉर्मूला का डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो टॉर्क इक्वल टू P sin थीटा, और नहीं तो उस केस का भी यूज कर सकते हैं टॉ इक्वल टू टॉ मैक्स अपॉन हाफ 30 डिग्री के केस में, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री पर इंक्लाइन हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं टॉ इक्वल टू टॉ मैक्स अपॉन 2 दैट इज P × E अपॉन 2। P भी दिया है E भी दिया है अपॉन 2 से हो जाएगा, नहीं तो P sin थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक डाइपोल इंक्लाइंड है कितने एंगल पर 30 डिग्री पर, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर दिया हुआ है। P वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर P वेक्टर का डायरेक्शन होगा और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलम-मीटर। सो फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज टॉ इक्वल टू P sin थीटा, P sin थीटा मीन्स sin 30, नहीं तो डायरेक्ट भी P अपॉन 2 30 डिग्री के केस में, तो P अपॉन, चूँकि डाटा भी प्रोवाइडेड है तो P sin थीटा यूज किया जाए, और sin 30 कितना हो जाएगा हाफ, दैट इज P/2 आ गया, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा इक्वल टू 30 का केस में टॉ आया था कितना P अपॉन 2 मैक्सिमम टॉर्क का हाफ, और P का वैल्यू है 4 × P का वैल्यू कितना है 4 × 10⁹ अब इसे ऊपर लिखा जाए बोर्ड पर। नाउ टॉ इक्वल टू P इज 4 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल E इज 5 × 10⁴ अपॉन 2 sin 30 हाफ आ गया है, 2 से ये 4 कैंसिल होकर 2 हो गया। अब 5 × 2 कितना हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ दैट इज 10⁻⁻9 - 5 दैट इज 10 × 10⁻⁵ दैट इज 10⁻1 × 10⁻⁵ दैट इज 10⁻⁴। तो 10⁻⁻4 या 1 × 10⁻⁴, और टॉर्क का यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर, Nm न्यूटन मीटर आंसर। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डाइपोल मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो आंसर इज 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर और 1 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। और NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम 1.10 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड क्लास 12 फिजिक्स बुक 1 के इस सॉल्यूशन, मतलब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो कंक्लूड होता है, यह वीडियो पूरा होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।